हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एनसीईआरटी जोन में आप लोग का। और इस लेक्चर में और या बोले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक। क्लियर? तो लास्ट कैसे, क्योंकि दो टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले टॉपिक में हमने ये सब डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाकी पॉजिट्रॉन, ये सब काफ़ी डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में हमने रेडियो एक्टिविटी पूरा किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उससे आगे। क्लियर? जिसमें हम आइसोटॉप्स, आइसोटोन, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, कंट्रोल रिएक्शन, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फ्यूजन, हाइड्रोजन बम, मास एनर्जी रिएक्शन, सारा। तो चलिए, थोड़ी सी 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरे बारे में कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, ये मेरे बारे में कुछ, मेरा नाम धीरज है और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। और ये मेरे बारे में अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया अकाउंट पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे। आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हो, या आप कंट्रीब्यूट भी करना चाहे तो कर सकते हो, ताकि कुछ चीज़ें जो बची हुई है वो हम ऐड ऑन कर लें हमारे मतलब सेटअप में, ताकि और ज़्यादा अच्छा आप लोग को क्वालिटी दिया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कुछ फैक्ट देखो। न्यूक्लियस हमने बता दिया कि सबसे पहले मैटर का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होता है। मैटर का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है एटम्स। लेकिन एटम्स में ही बात करें, एटम्स का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करती है। क्लियर? न्यूक्लियस। तो ध्यान देना, हमने क्या क्या देखा। हमने बताया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है न्यूक्लियस पे, और बाकी जो रिवॉल्व करती है चारों तरफ, ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, जिसके पास प्लस चार्ज है। न्यूट्रल वाली ये जो सीधा सीधा, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? अब बोलोगे भैया ये सब क्या है, मुझे समझाइए। चलो हम समझाते हैं। ध्यान देखिए, ये वाला मैं क्लियर बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी एक बारी और हम समझा देते हैं। देखो देखो, सबसे पहले आप मान लो कोई एलिमेंट होता है। एक सेकंड, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। क्या 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 ले, ये वाला। देखो, कोई अगर हम लेते हैं एलिमेंट, तो एलिमेंट को जब जैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो आप बोलोगे भैया ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला होता है मास नंबर, जिसको 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 हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, कि एटम्स का मास। एटॉमिक मास या मास नंबर सेम है। नेक्स्ट है, नीचे वाले को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो अब चलो हो गया। लेकिन आप बोलोगे भैया मुझे तो ये सब एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ 3 चीज जानता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप उसके फॉर्म में बताओ ना। हाँ, तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। क्लियर? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड करे तो मास नंबर आएगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन किसी में भी, किसी केस में, किसी भी फॉर्मूला में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब एटॉमिक सिंबल क्या है? इस जिस एटम को, किसी एटम को जो यूज किया जाता है केमिकल फॉर्मूला, जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ये सारे फॉर्मूले। जैसे कार्बन का देखो, तो कार्बन में देखो आपको क्या लग रहा है, प्रोटॉन कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोटॉन है। अब देखो 6 न्यूट्रॉन भी, 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन है। उसका 6 इलेक्ट्रॉन भी है, जो चारों तरफ रिवॉल्व करते हो। तो आपको पता चल गया न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं दोनों को ऊपर ऐड करके हम लिख देते हैं, जिसको हम मास नंबर बोलते हैं या एटॉमिक मास बोलते हैं। नीचे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन की बात भी नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो सबसे पहले 3 टॉपिक हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आएगा आइसोटोप, उसके बाद आएगा आइसोटोप के बाद आएगा आइसोबार, उसके बाद आएगा आइसोटोन। 3 चीज याद रखिए। सबसे पहले आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब क्या हुआ? आइसोटॉप्स का सिंपल मतलब है, भाई कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मतलब है कि मास नंबर जो ऊपर वाला है वो डिफरेंट है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन नीचे वाला एटॉमिक नंबर सेम है। क्या मैंने बताया कि आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं, मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है?
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। मास नंबर डिफरेंट का क्या मतलब हुआ? मास नंबर डिफरेंट का मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, प्रोटियम, जैसे हाइड्रोजन के 3 फॉर्म है, आपको पता है। प्रोटियम जिसको हम जैसे अगर वाटर बताए तो वाटर में प्रोटियम होता है, ये होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक ही प्रोटॉन है सिर्फ। यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रॉन के जगह पे 0 है, न्यूट्रॉन के जगह पे 0 है, तो क्या हुआ 1H1। लेकिन न्यूट्रॉन की जगह पे 1 होगा तो 1 के जब 1 + 1 2, न्यूट्रॉन की जगह पे अगर 2 होगा तो 2 + 1 2 + 1 3 1 + 1 2। तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है किसका नंबर बढ़ता है जब हम आइसोटॉप की बात करते हैं। तो आइसोटॉप की बात करते हैं तो हमारा न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ता रहता है। ध्यान देना, हम सिंपल आइसोटॉप का एक और बोल सकते हैं। एक तो ये डेफिनेशन होगा, एक दूसरा डेफिनेशन होगा कि जब न्यूट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है, प्रोटॉन का सेम रहता है, न्यूट्रॉन्स का इंक्रीज होता है। समझ में आया ना? चलो सेकेंड है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में देखो, हाँ इरेज कर देते हैं। हाँ आइसोबार में देखो, आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में देखो, आइसोबार सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? एटॉमिक मास ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है। अब हुआ क्या? ऊपर वाला सेम है, इसका मतलब डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है नीचे वाला, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन घटे रहा है। आपको नहीं लगा प्रोटॉन अब भाई 18 है, 19 है, 20 है, तो आपको नहीं लग रहा कि भाई प्रोटॉन अगर घटेगा, जस्ट प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन अगर बढ़ेगा तो ऊपर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अगर बढ़ रहा है तो न्यूट्रॉन घटेगा। तो न्यूट्रॉन पहले 22 है, फिर 21 है, फिर 20 है। सिंपल तो बात है भाई। तो आइसोटॉप्स में जो न्यूट्रॉन बढ़ रहा था, न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ रहा था 0 से 1, 1 से 2, तो आइसोबार में न्यूट्रॉन का संख्या क्या है? घट रहा है। उसमें बढ़ रहा था, उसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो एक और बार एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं इसी का डेफिनेशन। आइसोबार में क्या होता है? आपसे यही पूछेगा कि मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, यानी नीचे वाला अलग है। नीचे वाला क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज। समझ में आया ना? अगर नीचे वाला बढ़ रहा है यानी प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन तो घट रहा होगा ना, तभी तो दोनों का ऐड 40 ही है। 18 + 22 40, लेकिन 18 के जगह पे आप अगर 19 करोगे तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा ना भाई, तो 21 होगा ना। और फिर अगर इसको 20 करोगे तो ऑब्वियसली इसको भी 20 होना पड़ेगा। तो सेम तो है कि आप एक तरफ प्रोटॉन को बढ़ा रहे हो तो न्यूट्रॉन को तो घटाना पड़ेगा ना, यही बात है। क्लियर? नेक्स्ट है आइसोटोन। आइसोटोन भी क्या है? सिंपल है बहुत। इन दोनों में, अभी दोनों केस में हमने क्या देखा? यहाँ पे न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, इस केस में हम क्या देखा? न्यूट्रॉन घट रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन ही सेम है। ध्यान देना, जो न्यूट्रॉन है वो सेम है, यानी डिफरेंस सेम है ना, क्योंकि आपको पता ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो अब घटाओगे यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन टू प्रोटॉन गया, यानी न्यूट्रॉन इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो न्यूट्रॉन जिसमें सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। यही तो बात ले, सेम न्यूट्रॉन लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नीचे सब डिफरेंट है, 6 नीचे है, यहाँ 7 है, या हम ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंट एटॉमिक मास भी, या मास नंबर भी। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है ना? एक स्टेटमेंट तो जनरल है ही, हमें पता ही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी हमें याद करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आइसोटोप का मतलब, अगर ध्यान दें कि अगर न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप। सिंपल भाई बताना पड़ेगा कि आइसोटोप का मतलब है न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है। आप पूछेगा कि अगर न्यूट्रॉन का संख्या घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स नहीं बोल सकते, उसको हम आइसोबार बोलेंगे। न्यूट्रॉन का नंबर कांस्टेंट है तो हम आइसोटोन्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फीजन, न्यूक्लियर फीजन का मतलब सिंपल है स्प्लिट करना, टूटना।
क्लियर। द वर्ड फ्यूजन मीन्स डिवीजन और स्प्लिटिंग। तो कोई लार्जर है न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब लार्जर कोई एलिमेंट है तो क्या को टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा ऐसे। क्लियर। द वर्ड फ्यूजन मीन्स, देखो फ्यूजन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया स्ट्रेसमैन और ओ हान। क्लियर। एज पर द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ध्यान देना न्यूक्लियस, यानी बीच वाले की बात करते हैं जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज बॉम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन विथ स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। दिस प्रोसेस, ध्यान देना क्या बता रहा है कि अगर, ध्यान देना नॉर्मल बात हो रहा है कि आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे बिखर जाएगा, इसका मतलब ये बहुत अनस्टेबल है। हाँ, अनस्टेबल भी होता है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अनस्टेबल कब होता है, जब प्रोटॉन का नंबर ग्रेटर देन 83 हो जाए, और प्रोटॉन के नंबर अगर लेस देन 83 हो जाए फिर भी चांसेस है, लेकिन ग्रेटर देन, तो आपको नहीं लगता प्रोटॉन की नंबर ग्रेटर देन 83 है। तो प्रोटॉन का नंबर जैसे ही 83 है तो वैसे भी अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव डीके तो करेगा ही करेगा, लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करोगे तो ये फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, यानी टूटने लगेगा। यही तो लिखा हुआ है भाई यहाँ पे। तो जब टूटेगा तो आपको क्या लगता है, बहुत लार्ज एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी, यानी रिलीज की जाएगी। क्लियर। तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, इस एनर्जी का यूज कर लो। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर यूज इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर सिंस इट इजी टू कंट्रोल एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट। हाँ, इजी टू कंट्रोल कर सकते हैं, तभी तो इसका एनर्जी यूज किया जाता है रिएक्टर में। समझ में आ गया ना क्या हो रहा है। मैंने बताया कि उतना स्टेबल है, अनस्टेबल है तो जैसे ही न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, ध्यान देना लो एनर्जी न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट मतलब इस पे फेंकते हैं तो ये क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। और मान लो ये फिर बिखर गया, ये भी अब छोटे टुकड़ों में टूटे, ये भी टूटेगा। क्लियर। तब तक टूटता रहता है जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है। क्लियर। टूटता रहता है, टूटते के चक्कर में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है और इस एनर्जी का यूज किया जाता है। क्लियर। चैन रिएक्शन क्या होता है, सेम यही है, दो टाइप के होते हैं। चैन रिएक्शन मतलब एक के बाद एक, फिर ऐसे 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 नहीं जो बनता है। तो चैन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनकंट्रोल्ड और एक होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल चैन रिएक्शन इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, आपको पता है भाई, इतना यूज कर लेना है। क्लियर। अनकंट्रोल का देखो, आपने क्या किया, यहां से ये बनाया, दो बनाया, और साथ ही साथ आप न्यूट्रॉन फिर से निकाल रहे हो। इसी न्यूट्रॉन, आप ऐसा नहीं कि बार बार आपको अलग से न्यूट्रॉन फेंकना होगा, नहीं भाई, इसी न्यूट्रॉन को एक बार इसने किया फिर यूज करेगा, फिर न्यूट्रॉन को अब तोड़ा है। हर बार न्यूट्रॉन एक बार जो फेंक दिया ना वही बार बार यूज हो रहा है। इस न्यूट्रॉन को भी, इससे भी, इस पे भी न्यूट्रॉन का धक्का, इस पे भी न्यूट्रॉन का धक्का, तो ऐसे हो रहा है। क्लियर ना। चलो देखो, अब दो टाइप का है चैन रिएक्शन, मतलब आप चाहते हो बार बार एनर्जी रिलीज हो, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में, कंट्रोल रूप में चाहते हो कि भाई इतना ही हो, इससे ज्यादा ना हो, तो आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसका यूज कर सकते। अनकंट्रोल का मतलब आप चाहते हो डिस्ट्रक्टिव हो, जितना हो जाए ना होते दो, हम नहीं रोकेंगे। क्लियर। एटम बम के बारे में है, पहली बार जो आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पे जो उड़ाया गया था। अब देखो कंट्रोल्ड में क्या होता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन जो होता है उसमें कूलेंट वगैरह का यूज किया जाता है। कूलेंट क्या किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फ्यूजन, द कूलेंट एब्जॉर्ब दैट हीट एंड एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर। ध्यान देना मैंने क्या बोला, फ्यूजन जब भी होता है, ब्रेकअप होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारे हीट जनरेट होता है, तो कूलेंट क्या काम करता है, कूलेंट काम करता है उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए, मतलब थोड़ा कम करने के लिए। क्लियर। अब देखो फ्यूजनेबल फ्यूल कौन होता है, कौन सा फ्यूल है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, ये याद रखना। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर डिक्रीज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन सो दैट दे कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन। ध्यान है, मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन की एनर्जी को डिक्रीज कर देता है ताकि वो फिर से यूज किया जा सके फ्यूजन रिएक्शन में, क्योंकि न्यूट्रॉन से ही तो आप बम्बार्डमेंट कर रहे हो ना। तो कौन सा मॉडरेटर है, एग्जाम्पल एक हेवी वाटर जिसको हम नहीं बताते थे, D2O, ड्यूटेरियम और ग्रेफाइट। क्लियर। अब देखो
कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था शिकागो में और फर्नी के सुपरविजन में। और कंट्रोल रॉड जो ये वाला है, कंट्रोल रॉड का यूज किया जाता है, एब्जॉर्ब करता है एक्सेस न्यूट्रॉन्स को और यूरेनियम न्यूक्लियस में फिर से प्रोड्यूस कर देता है। रॉड्स ऑफ कैडमियम एंड बोरोन का यूज किया जाता है। चेन रिएक्शन कंटिन्यू टू बी कंट्रोल, ये नॉर्मल बात है। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ध्यान देना। It is a nuclear reactor that use fast neutron to generate more nuclear fuel than they consume while generating power. Obviously है, जितना यूज करेगा उससे काफी ज्यादा रिलीज करेगा, तो ये अच्छा हुआ ना भाई। अब है फ्यूजन। फ्यूजन क्या करता है, देखो फ्यूजन क्या हो रहा था, एक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे थे, ये ऐसा काम नहीं करेगा, ये छोटा दो को उठाएगा और फिर एनर्जी रिलीज करेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन दैट occurs when two atoms combine together to form one or more different nuclear alloy or subatomic particles like proton or neutron. An enormous amount of इसमें भी रिलीज होता है। और जैसे फ्यूजन occurs in sun when the atoms, देखो फ्यूजन सन में जो होता है फ्यूजन ही होता है, क्लियर, यही बात है। हाइड्रोजन बम एग्जाम्पल है फ्यूजन के। थर्मोन्यूक्लियर बम, जिसको हाइड्रोजन बम भी बोलते हैं, एच बम भी बोलते हैं, वेपन हु एनॉर्मस एक्सप्लोसिव पावर रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन व्हिच आइसोटोप कंबाइन अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हीलियम एंड प्रोसेस नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन जो होते हैं ना, वो कंबाइन करते हैं अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और फिर हीलियम बनाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, क्लियर। अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया और 1000 times more पावरफुल होता है देन एटम बम, BOMB ना। चलो यही है इतना। और मास एनर्जी रिलेशन तो आपको पता है, एनर्जी इक्वल टू होता है मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। इन 1905 आइंस्टीन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थ्योरी, जिनको रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं। आइंस्टीन अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, इनको नोबेल प्राइज मिला 1921 में। इन्होंने बताया सन इज कंटिन्यूसली इमिटिंग एनर्जी एंड अर्थ इज कंटिन्यूसली रिसीविंग 4 × 10⁻26 जूल एनर्जी पर सेकेंड, एज ए रिजल्ट मास ऑफ सन इज डिक्रीजिंग। तो मास, इसके रिजल्ट से क्या होता है, सन का मास हर 9, ध्यान देना, 4 × 10⁹ kg पर सेकेंड डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है ना। लेकिन देखो, तो आप बोलोगे तो सन इसका मतलब खत्म हो रहा है, तो सन का मास ही इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है, तो ये कंटिन्यूअसली सप्लाई करेगा 10⁻⁹ ईयर। इतना ज्यादा मास है कि ये इतने साल तक सप्लाई करेगा ही करेगा, उसके बाद जाके सन खत्म हो सकता है। चलो ठीक है, फिर यही है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर डिस्कस करेंगे। और चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो समझना था यही, उसके बाद मैंने इसलिए जल्दी जल्दी करा दिया क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब उतना टफ नहीं इससे पूछेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।